बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका मई जून 2012 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है, इसको करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आप अगर कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा, वहां आप जाके देख सकते हैं। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। और इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें पास पेपर की, तो कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके आपको 2020 से लेके 2013 तक विंटर और समर दोनों अटेम्प्ट के मल्टीपल चॉइस का जो पेपर 1 हम कर रहे हैं, इसके विंटर समर दोनों के पेपर आपको मिलेंगे। और पेपर 2 जो है वो 2020 से लेकर 2017 समर तक, विंटर समर दोनों के अटेम्प्ट के आपको मिलेंगे। और इसके अलावा कैम्ब्रिज का जो स्पेसिमेन पेपर है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों और वीडियो फॉर्म के अंदर आपको सोल्व मिलेंगे। तो ये अच्छा खासा रिसोर्स है प्रैक्टिस के लिए। और अकाउंटिंग में दो ही चीज़ें होती हैं, एक आपके कंसेप्ट हैं और एक आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे भी हैं लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो टेक माई वर्ड्स, यू विल बी ऑन हॉट वाटर और प्रॉब्लम होगी आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि पेपर मैनेज करना एक प्रॉब्लम होती है। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं भी हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती हैं। तो ग्रेजुअली आपकी जो कंसेप्ट हैं वो बिल्डअप होना शुरू होते हैं और यू गेट कॉन्फिडेंस। तो पेपर हैंडलिंग आसान होती है, पेपर मैनेजमेंट ईजी होती है एंड इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग ए प्लस। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। क्वेश्चन नंबर 11 से हम आते हैं। सुकेश इज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जैक शोड द फॉलोइंग। कि सुकेश का जो अकाउंट था इन द बुक्स ऑफ जैक, जैक की किताबों के अंदर वो ये चीज़ें शो कर रहा है। तो इस बात को करने से पहले याद रखिएगा कि यू आर द अकाउंटेंट ऑफ जैक, कि आप जैक के अकाउंटेंट हैं और सुकेश का अकाउंट जो है आपकी किताबों के अंदर बना हुआ है। तो क्या बना हुआ है वो देखते हैं। सुकेश का अकाउंट है, डेबिट है, क्रेडिट है और बैलेंस है। रनिंग बैलेंस फॉर्म है लेजर की। मैं फर्स्ट को बैलेंस था $450 का, डेबिट था। डेबिट का मकसद है कि जैक को, क्योंकि हम जैक के अकाउंटेंट हैं तो हमें सुकेश से ये पैसे लेने थे। डेबिट बैलेंस का मकसद है ट्रेड रिसीवेबल, सुकेश का कि ये पैसे लेने हैं। सेल्स हमने $200 की, मज़ीद इसको माल बेचा तो ये 450 और $200 का माल बेचा तो $650 हमारे पास आ गए जो हमें लेने हैं सुकेश से। बैंक सुकेश ने पेमेंट करी $432 की, तो फिर बैलेंस इसका $218 बचा। और डिस्काउंट हमने सुकेश को डिस्काउंट दिया $18 का। ये पैसे भी हम सुकेश से नहीं लेंगे, तो $200 का एंडिंग बैलेंस है। इसका मकसद है सुकेश को माल बेचा हमने, सुकेश ने हमें पेमेंट करी और सुकेश को हमने डिस्काउंट दिया जैक ने। कहता है विच स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रांजेक्शन ऑन 8 मई आर करेक्ट। 8 मई की ट्रांजेक्शन क्या है? 8 मई को सुकेश ने पैसा दिया था। किसको पैसा दिया था? जैक को पैसा दिया था। तो जैक मेड ए पेमेंट टू सुकेश। अब जैक ने पेमेंट नहीं करी, एक्चुअली सुकेश ने पेमेंट करी थी जैक को। तो सुकेश ने पेमेंट करी है जैक को। ये लिख रहा है कि जैक मेड ए पेमेंट टू सुकेश, तो ये तो फिर आप काट दें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुकेश बेसिकली जैक का कस्टमर है, हम जैक के अकाउंटेंट हैं और सुकेश ने पेमेंट करी है जैक को। जैक रिसीव्ड ए पेमेंट फ्रॉम सुकेश, ये बिल्कुल सही बात है। अभी आपने देखा कि जैक ने रिसीव करी है पेमेंट फ्रॉम सुकेश, तो ये सही बात है। सुकेश अलाउड ए डिस्काउंट टू जैक। 8 तारीख को डिस्काउंट, आपको पता है कि जैक ने सुकेश को डिस्काउंट दिया है। ये कहता है सुकेश अलाउड ए डिस्काउंट टू जैक, तो ये इनकरेक्ट हो गया। नंबर 4 में आते हैं। सुकेश रिसीव्ड ए डिस्काउंट फ्रॉम जैक, ये बिल्कुल सही बात है कि सुकेश ने रिसीव्ड किया है डिस्काउंट फ्रॉम जैक से, या इन अनदर वर्ड जैक ने इसको डिस्काउंट दिया है। तो इन इधर वे 2 और 4 जो है आपके करेक्ट हैं। और 2 और 4 की जो चॉइस है वो डी चॉइस आपको दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वी कैन सेफली से कि जो डी चॉइस है हमारी वो राइट चॉइस बनती है। लॉजिक मैंने आपको समझा दी। 12 में आते हैं। ऑन 1 अप्रैल द बैलेंस ऑफ द परचेज अकाउंट वाज $7,200 के परचेज अकाउंट का बैलेंस $7,200 था 1 अप्रैल को। ड्यूरिंग अप्रैल के महीने में द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस, कि ये ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं? क्रेडिट परचेजेज है $1,200 की, क्रेडिट परचेजेज जो है $5,000 की हैं। और गुड्स टेकन बाय द ऑनर फॉर हर ऑन यूज़, के अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ऑनर ने
$250 की परचेजेस जो हैं वो ले ली उसने। व्हाट वाज द बैलेंस इन द ऑन द परचेजेस अकाउंट ऑन 30 अप्रैल को परचेजेस अकाउंट का बैलेंस क्या था। अब देखिए इसमें ट्रिकी पॉइंट क्या है, ये परचेजेस अकाउंट पूछ रहा है आपसे, ये लेजर की बात कर रहा है, परचेजेस का लेजर। परचेजेस जर्नल अगर ये लिखता है, याद रखिएगा, अगर ये परचेजेस जर्नल लिखता है तो परचेजेस जर्नल जो है उसमें सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं। इसने परचेजेस जर्नल नहीं कहा है आपसे, परचेजेस अकाउंट का है। परचेजेस अकाउंट का मकसद है वेदर यू परचेज बाय कैश और बाय क्रेडिट, आप दोनों को रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस लेजर के अंदर। तो $7,200 का ये था, $1,200 की आपने कैश परचेजेस करी तो 7,200 और प्लस 1,200 ये 8,400 हो गया। मज़ीद ये $5,000 की आपने और ख़रीदी तो इसमें $5,000 और प्लस कर दें। $13,400 की परचेजेस है। ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए 250 करा तो 250 को माइनस कर दें इसमें से। 13,150 ये माइनस होगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगे इसके अंदर। तो इसका मकसद ये हुआ कैश परचेजेस क्रेडिट परचेजेस को हमने प्लस कर लिया और जो ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ली थी परचेजेस वो हमने माइनस कर दी। तो 13,150 का बैलेंस आता है। ये परचेजेस अकाउंट है। द ट्रिकी पॉइंट इज़ दैट कि अगर ये परचेजेस जर्नल लिखता तो हम कैश परचेजेस को शामिल नहीं करते, सिर्फ इसके अंदर फिर हम क्रेडिट परचेजेस को लेते क्योंकि ये परचेजेस जर्नल की बात कर रहा था और परचेजेस जर्नल के अंदर सिर्फ क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो गुड्स टेकन बाय द ऑनर भी हम नहीं लेते और सिर्फ हम कैश परचेजेस जो है अपने पास, सिर्फ क्रेडिट परचेजेस अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसने आपसे परचेजेस अकाउंट मांगा है। परचेजेस अकाउंट का मकसद है कि जर्नल लेजर के अंदर जो परचेजेस है उसमें कैश भी जाएगा, क्रेडिट भी जाएगा और जो ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए ली है वो भी जाएगा। तो ये 13,150 आपको सी में नज़र आ रहा होगा। तो 12th जो है उसकी जो सी चॉइस है वो फिर राइट चॉइस बनती है। 30th में आते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड एंड कमीशन रिसीवेबल वॉज स्टिल आउटस्टैंडिंग के 13 में वो कहता है कि एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इंश्योरेंस वॉज प्रीपेड। जब इंश्योरेंस प्रीपेड होगा तो इंश्योरेंस का लेजर बनाएंगे तो बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड के ऊपर आएगा क्योंकि एसेट डेबिट होता है तो डेबिट साइड पर आएगा। कमीशन रिसीवेबल वॉज स्टिल आउटस्टैंडिंग। कमीशन रिसीवेबल का मकसद है यू हैव टू टेक कमीशन फ्रॉम योर क्लाइंट, आपको कमीशन उनसे रिसीव करना था, रिसीवेबल है तो ये भी फिर डेबिट साइड के ऊपर आएगा। और ये दोनों एसेट हैं आपके। एसेट इसलिए है कि कमीशन भी आपको रिसीव करना है और प्रीपेड का मकसद है आपने एडवांस पेमेंट कर दी है। ये इनकी नेचर क्या होगी, डेबिट दोनों की नेचर होगी। तो इंश्योरेंस अकाउंट, हाउ वुड दीज बैलेंसेज अपीयर इन द लेजर अकाउंट, के लेजर अकाउंट्स में ये कैसे अपीयर होंगे। एज आई हैव टोल्ड यू कि दोनों के दोनों डेबिट हैं, एसेट हैं आपके, तो दोनों डेबिट साइड पर आएंगे। तो डी चॉइस अगर आप देखें तो डी चॉइस में दोनों डेबिट साइड आ रहे हैं, इंश्योरेंस अकाउंट भी डेबिट होगा और कमीशन रिसीवेबल अकाउंट भी डेबिट होगा। तो 13 जो है उसके अंदर यू कैन सेफली से कि आपकी डी चॉइस जो है वो फिर राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। गेरीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। के गेरी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को एंड होता है और 1 अप्रैल 2011 को रेंट प्रीपेड अमाउंटेड टू $3,000 के रेंट प्रीपेड जो था वो कितना था, $3,000 था। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 का जो ईयर था उसके अंदर टोटल $7,000 की आपने रेंट की मद में और पेमेंट कर दी। ऑन 31 मार्च 2012 रेंट आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू $2,000 के रेंट आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग का मकसद है कि आपको ये रेंट पे करना है, लाइबिलिटी है आपकी। तो स्टार्ट हुआ था प्रीपेड से पिछले साल और करंट ईयर के अंदर ये आउटस्टैंडिंग है कि आपको पे करना है। कहता है विच जर्नल एंट्री शोज द ट्रांसफ़र ऑफ द रेंट टू द इनकम स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च के इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप कितना रेंट जो है वो शो करेंगे, कितना रेंट ट्रांसफ़र करेंगे। रेंट का आप लेजर बना लें, सिंपल ये हो सकता है। प्रीपेड का मकसद है कि प्रीपेड था, प्रीपेड एसेट होता है, डेबिट साइड के ऊपर आएगा और कितना था, 3,000 था।
तो 3000 ये बैलेंस था आपके पास। इसके बाद आपने रेंट की पेमेंट करी तो बैंक डेबिट, रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो बैंक की वजह से 7000 ये आ गया आपका, देख रहे हैं आप। और उसके बाद उसने क्या करा, वो कहता है कि रेंट आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग का मकसद समझ रहे हैं, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का मकसद आप समझ रहे हैं कि ये क्रेडिट बैलेंस है। जब क्रेडिट बैलेंस है तो फिर बैलेंस शीट किस साइड आएगा, डेबिट साइड के ऊपर आएगा। कितना है ये आप देख रहे होंगे कि ये $2000 है, तो ये $2000 ये आ गया। तो ये 7, 7, 3, 10 और ये 12,000 बनते हैं। और ये 12,000 डेबिट हो गया, तो इनकम स्टेटमेंट से 12,000 आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर ले जाएंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये लेजर आपका टाईबैक हो गया। जब नेक्स्ट ईयर फर्स्ट जाएंगे तो बैलेंस सीडी जो डेबिट साइड के ऊपर था वो बैलेंस बीडी बन जाएगा, और ये शो करेगा कि ये तो $2,000 आपको पे करने हैं। तो एक्चुअली $12,000 जो है वो टोटल रेंट है, और एंट्री क्या होगी, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और रेंट को क्रेडिट करेंगे $12,000 से। और ये चॉइस बी के अंदर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ नज़र आ रहा है 12,000 के इनकम स्टेटमेंट डेबिट और रेंट क्रेडिट, देख रहे हैं लेजर के अंदर हमने क्रेडिट किया। मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूँ। जब साल का स्टार्ट हुआ था और 1 अप्रैल 2011 तो रेंट प्रीपेड था। इसका मतलब है ये आपने एडवांस पे किया था रेंट। साल में मजीद आपने 7000 की और पेमेंट करी इस साल, तो ये कितने हो गए मिला के टोटल पेमेंट 7000 ये, और 3000 जो एडवांस पे किया था वो भी इस साल का रेंट है, तो ये 10,000 हो गए। 2000 रेंट वो है जो एक्चुअली हो तो गया है लेकिन इसकी पेमेंट आपने नहीं करी, तो 10,000 वो और 2000 की पेमेंट करनी है जो रेंट आकर्ड हो गया है, तो टोटल जो 12,000 बनते हैं। और लेजर से भी मैंने आपको समझाया, तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर राइट चॉइस बी बनती है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, विच एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री क्या होगी। कराचीज अकेडमी के अगर यूट्यूब चैनल पर जाएँ तो उसकी प्ले लिस्ट में इररिकवरेबल डेट्स के नाम से मैंने कुछ लेक्चर रिकॉर्ड कराए हैं, वो जाके ज़रूर देखें। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये सारा जो इररिकवरेबल डेट्स, चाहे वो पेपर 1 में आए या पेपर 2 के अंदर आए, आप बहुत इत्मीनान से उसको कर लेंगे और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। यहाँ इस सवाल के लिए याद रखिएगा कि जब भी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हम क्रिएट करते हैं तो उसकी एंट्री पास करते हैं, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देते हैं और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करते हैं, यानी इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट। तो जब भी क्रिएट करेंगे ये एंट्री याद रखिएगा कि इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रेडिट करेंगे। ये 15 की जो सी चॉइस है ये इसमें यही दिया हुआ है, तो ये राइट चॉइस है। 16 में आते हैं, हैरीज इनकम स्टेटमेंट शोड ए लॉस फॉर द ईयर $2040 के हैरी का इनकम स्टेटमेंट $2040 का लॉस शो करता है। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड, बाद में यह डिस्कवर्ड हुआ दैट मोटर एक्सपेंस $480 हैड बीन इंक्लूडेड इन नॉन करंट एसेट्स के मोटर व्हीकल का $480 का जो एक्सपेंस था वो नॉन करंट एसेट्स में आपने रिकॉर्ड कर दिया। तो कहता है व्हाट वाज द करेक्ट लॉस फॉर द ईयर, के करेक्ट लॉस क्या था। तो देखें ये लॉस था आपके पास 2040 का, और मोटर व्हीकल एक्सपेंस ये रिकॉर्ड ही नहीं करा आपने, हालांकि एक्सपेंस था। जब एक्सपेंस होगा तो ये क्या करेगा, ये लॉस को बढ़ा देगा। एक्सपेंस क्या करता है, आपके प्रॉफिट को कम करता है। जब प्रॉफिट को कम करता है तो रिवर्स लॉजिक करते हैं, ये आपके लॉस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। $2,520 का एक्चुअल लॉस आपका हुआ था, क्योंकि आपने मोटर व्हीकल एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं करा था, इसलिए ये कम होकर 2040 आ गया था जो आपको सवाल में दिया हुआ है। तो जो एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड नहीं किया था वो लॉस को बढ़ाएगा, तो उसको उसमें प्लस कर लें। और 2520 अगर आप देखें तो 16 सी चॉइस के अंदर दिया हुआ है, तो 16 की जो राइट चॉइस है वो सी चॉइस होती है। 17 में आते हैं, मशीन कॉस्ट $30,000। एक मशीन की कॉस्ट जो है $30,000 थी। इट हैज़ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल की उसकी लाइफ थी। अंडर द रिड्यूसिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत डेप्रिसिएशन एट 30%। द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन वाज $9,000, पहले साल का डेप्रिसिएशन $9,000 था। What was the balance of the provision for depreciation account at the end of the second year, के सेकेंड ईयर के इख्तिताम पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना होगा।
तो देखें इसका आसान तरीका है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या होता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने का फार्मूला होता है बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट। रिड्यूसिंग का मकसद ही यही है कि जो रिड्यूस्ड वैल्यू होगी उसके ऊपर हम इस डेप्रिसिएशन को निकालेंगे। तो जो पहले साल का 9000 है वो कैसे निकला है, फर्स्ट ईयर में 30,000 था, इसका 30% निकाला हमने, तो देखें ये 9000 आ गया, देख रहे हैं। अब जब सेकंड ईयर के अंदर जाएंगे तो सेकंड ईयर की बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 30,000 में से इस 9000 को माइनस कर देंगे और फिर उसके ऊपर इस रेट को लगाएं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला जैसे कि मैंने बताया है कि जो जितना पहले साल में तो 30,000 ही बुक वैल्यू होगी, इसलिए डायरेक्ट हमने 30% निकाला, और सेकंड ईयर के अंदर जब निकालने आएंगे तो 30,000 में इस 9000 को माइनस करें ताकि बुक वैल्यू आ जाए। तो 30 में से 9000 को आपने माइनस किया और मल्टीप्लाई 30% किया तो ये $6,300 आते हैं। ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन है। पूछता क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना होगा, तो देखिए आसान है, दोनों को जमा कर लें। पहले साल का 9000 था और सेकंड ईयर का 6300 था, तो इन दोनों को प्लस करें, कितना आ गया 9000 प्लस 6300, ये 15300 बनता है आपके पास। तो ये 15300 प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का 2 साल का बैलेंस है। ये कहाँ दिया हुआ है देख लेते हैं, ये सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की राइट चॉइस जो है वो आपकी सी चॉइस बनती है। और डेप्रिसिएशन का देखा आपने फार्मूला क्या है, किस तरीके से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है हाउ इज़ द लॉस ऑन द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स रिकॉर्डेड। कि सेल का हाउ इज़ द लॉस ऑन द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, के नॉन करंट एसेट्स के ऊपर जो लॉस हुआ है, आपने किसी नॉन करंट एसेट्स को बेचा और उस पर लॉस हो गया, तो लॉस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। लॉस को रिकॉर्ड करने का तरीका ये है कि इनकम स्टेटमेंट को आप डेबिट कर देंगे और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। देखिए वो क्यों करेंगे, इनकम स्टेटमेंट जब भी डेबिट होती है उसका मकसद है कि इनकम स्टेटमेंट में कोई या तो आप एक्सपेंस लेके जा रहे हैं या लॉस लेके जा रहे हैं, और डिस्पोजल अकाउंट में सारी एंट्रीज आप डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो डिस्पोजल अकाउंट का एक्चुअली अगर डेबिट बैलेंस आया है तो वो लॉस को शो करता है, और डिस्पोजल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस आया है तो वो शो करता है कि प्रॉफिट हुआ है आपको। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। डिस्पोजल अकाउंट बना के डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है कि नॉन करंट एसेट्स पर कर लेते हैं आसानी के लिए कि 15,000 का नॉन करंट एसेट्स था, उसको आपने $13,000 में बेच दिया। आसान रख लेते हैं, सिर्फ उसका पहले साल ही आपने ख़रीदा था 15,000 का और किसी वजह से वो यूज़ भी नहीं हुआ और आपने बेच दिया। तो डिस्पोजल अकाउंट को किस तरीके से करते हैं कि नॉन करंट एसेट्स को जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर देंगे और डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 15,000 से। नॉन करंट एसेट्स, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और नॉन करंट एसेट्स क्रेडिट। हम डिस्पोजल अकाउंट का बैलेंस बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, इसलिए डिस्पोजल डेबिट हो जाएगा, वो हमने कर दिया। ये $15,000 का एसेट आपने $13,000 में बेचा, तो बैंक आपके पास आया, पैसा आया और आपने डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो गया किसकी वजह से, बैंक की वजह से, क्योंकि वो पैसा आपको मिला। आप देखें तो कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अब देखें ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बैलेंस शीट क्रेडिट साइड पे आप लिख रहे हैं और एक्चुअली डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है। जब भी आपने क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा तो डेबिट बैलेंस आया ना। देखें डिस्पोजल अकाउंट का कितना बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस है 2000 का। जब इसको क्लोज करेंगे इनकम स्टेटमेंट में तो क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये इसकी लॉजिक थी। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आपने देखा बी चॉइस राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। एन इनवाइस फॉर स्टेशनरी $100 वॉज एंटर्ड एज ए क्रेडिट नोट, कि $100 की स्टेशनरी आपने खरीदी थी, उसको क्रेडिट नोट के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। क्रेडिट नोट का मकसद समझ रहे हैं क्या होता है कि आपका जो सप्लायर था जिससे आपने माल ख़रीदा था, उसने आपको क्रेडिट नोट इशू किया,
जब वो क्रेडिट नोट आपको देता है तो जब भी आप माल वापस करते हैं तो परचेजेज रिटर्न को क्रेडिट कर देते हैं, सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये जब रिटर्न करते हैं तो वो क्रेडिट नोट जब आपको देगा तो एक्चुअली कब देगा, जब आप कोई माल खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं। तो स्टेशनरी को आपने कैसे रिकॉर्ड कर दिया है? स्टेशनरी को आपने रिकॉर्ड ये करा कि सप्लायर अकाउंट को डेबिट कर दिया और स्टेशनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, यानी इस तरीके से इसे स्टेशनरी आपने वापस कर दी। और आपका जो सप्लायर था उसने क्रेडिट नोट आपको दिया, तो आप क्या करेंगे, फिर आप डेबिट करेंगे सप्लायर अकाउंट को और परचेजेज रिटर्न को नॉर्मली क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ मिस्टेक ये हो गई कि आपने इस तरीके से एंट्री कर दी कि सप्लायर को डेबिट कर दिया और स्टेशनरी को क्रेडिट कर दिया। अब कहता है विच एंट्रीज शुड बी मेड टू करेक्ट दिस एरर, कि इस एरर को करेक्ट कैसे करेंगे। तो सप्लायर तो एक्चुअली आपको क्रेडिट करना था, स्टेशनरी को डेबिट करना था, आपने रिवर्स कर दी एंट्री। एज ए क्रेडिट नोट रिकॉर्ड कर दिया, सप्लायर को डेबिट कर दिया, स्टेशनरी को क्रेडिट कर दिया। जब भी इस किस्म की मिस्टेक हो जाए और उसे सही करना हो तो सिंपल एंट्री को दोबारा रिवर्स करें, लेकिन अमाउंट डबल कर दें। अमाउंट डबल क्यों करेंगे? अमाउंट डबल इसलिए करेंगे कि एक दफ़ा तो इसको आप करेक्ट करेंगे, इसे यूँ समझ लें कि स्टेशनरी को डेबिट करेंगे, सप्लायर को क्रेडिट करेंगे एक दफ़ा $100 से, ताकि ये कैंसिल हो जाए, और एक दफ़ा रिकॉर्ड करेंगे स्टेशनरी डेबिट, सप्लायर क्रेडिट $100। तो इसका मकसद है करेक्ट करने के लिए स्टेशनरी को 2 दफ़ा डेबिट करना पड़ेगा और सप्लायर को 2 दफ़ा क्रेडिट करना पड़ेगा, एक दफ़ा कैंसिल करने के लिए, एक दफ़ा रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसका मकसद है सप्लायर स्टेशनरी डेबिट और सप्लायर क्रेडिट $200 से। और ये देखें बी चॉइस में उसने आपको दिया, स्टेशनरी $200 से डेबिट है और सप्लायर क्रेडिट है $200 से। बाकी में तो सप्लायर डेबिट है, स्टेशनरी $100 से डेबिट है। तो ये चॉइसेस आपकी इनकरेक्ट है। राइट चॉइस आपकी बी है और उसकी लॉजिक आपने देखी कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, व्हाट डज ए डेबिट बैलेंस ऑन ए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट रिप्रेजेंट। कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद है कि आपके जो बहुत सारे जो डिफरेंट किस्म के जो अपना कस्टमर्स हैं, उन तमाम कस्टमर्स का किसी एक जगह जब आप लेजर बनाते हैं, जो तमाम कस्टमर्स के बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो वो फिर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहलाता है। और उसका डेबिट बैलेंस असल में शो ये करता है कि ये रकम आपको अपने कस्टमर से रिसीव करनी है। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद है ट्रेड रिसीवेबल की हम बात कर रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है कि हमें अपने कस्टमर से ये पैसा वसूल करना है। तो ए में देखते हैं अमाउंट ओर्ड बाय कस्टमर्स। बिल्कुल बात सही है कि वो अमाउंट जो कस्टमर्स को पे करनी है, कस्टमर्स के ऊपर ड्यू है, वो फिर डेबिट बैलेंस सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का शो करता है। तो एक चॉइस राइट है, बी भी पढ़ लेते हैं। अमाउंट ओर्ड टू कस्टमर, कस्टमर को पैसा देना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल क्रेडिट सेल्स, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ बात हो रही है कि जो पैसा उससे लेना है। टोटल सेल्स के अंदर तो कैश सेल्स भी शामिल होती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ये शो करता है कि ये वो रकम है जो आपको अपने कस्टमर से रिसीव करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आपने देखा। इसमें कुछ कंसेप्ट थे, प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस 2020 से लेके, जैसे मैंने कहा कि सब रिकॉर्डेड है, 2013 और हम 12 कर रहे हैं, तो अच्छा खासा मटेरियल है। आप इसकी प्रैक्टिस करते हुए आएँ, यही तमाम चीज़ें रिपीट होती हैं। इंशाल्लाह जब आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो टेक केयर, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा इसको, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।